अस्सलामुअलैकुम। फेस टू फेस विद आयशा बख्श में आपको खुशामदीद कहेंगे। मुल्क में सदारती निज़ाम लाने की एक मुहिम चल रही है जो बहुत मुनज़्ज़म भी लगती है। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी इसे फेक न्यूज़ का शाखसाना करार दे चुके हैं, लेकिन फिर भी बहस का सिलसिला रुका नहीं। सदारती निज़ाम पाकिस्तान के लिए कोई नया निज़ाम नहीं, पाकिस्तान इसका तजर्बा कर चुका है। क्या पाकिस्तान के मौजूदा आइन में सदारती निज़ाम की गुंजाइश है? इस पर प्रोग्राम में बात करेंगे। दीगर कुछ इशूज़ भी अहम हैं। तशवीश की बात यह है कि पाकिस्तान में पै दर पै कुछ वाक़यात हुए जिनसे दहशतगर्दों के फिर से मुनज़्ज़म होने का तासुर मिल रहा है। पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में बहुत कुर्बानियां देकर अमन पाया है। क्या ये कार्रवाइयां अमन को सबोताज कर सकती हैं? इस पर भी प्रोग्राम में बात करेंगे। इसके अलावा सियासी माहौल में भी गर्मा गर्मी है। पीपल्स पार्टी फरवरी के आखिर में लॉन्ग मार्च कर रही है, जबकि पीडीएम ने मार्च के आखिर में लॉन्ग मार्च का ऐलान किया हुआ है। क्या ये लॉन्ग मार्च एक साथ भी हो सकते हैं? इसके अलावा नवाज शरीफ की वापसी पर भी सियासत जारी है। मरियम नवाज ने कहा है कि नवाज शरीफ की वापसी का फैसला नून लीग खुद करेगी, यानी अब नवाज शरीफ की वापसी डॉक्टर्स की इजाजत से मशरूत नहीं रही। राना सनाउल्लाह तो ये कह चुके हैं कि उनकी ख्वाहिश है कि नवाज शरीफ अगले इंतखाबात की कमान भी लंदन से संभालें। इस बयान का मतलब क्या है, ये समझने की कोशिश करेंगे। बहुत ही प्रेस्टिजियस पैनल मेरे साथ आज मौजूद है। शहजाद चौधरी साहब प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं, जान अचकजई साहब हमारे साथ हैं, सरबराह पिलडेट अहमद बिलाल महबूब साहब भी प्रोग्राम का हिस्सा होंगे। गुफ्तगू का आगाज़ पहले तो जो अफसोसनाक वाक़यात दहशतगर्दी के आगे पीछे हो रहे हैं, वज़ीर दाखिला की जानिब से भी इस पर बात की गई है। शहजाद चौधरी साहब, ये वाक़यात जो रिपोर्ट हो रहे हैं, क्या कहा जा सकता है, क्योंकि हमसाया मुल्क में जो तंजीम मौजूद है, कुछ हिस्से यहाँ भी हैं, कुछ सीज़ फायर की बात भी हुई जो ख़त्म भी हुआ, कि क्या दहशतगर्दी का इफरीत वापस आ रहा है, मामलात कंट्रोल में है? देखिए, दहशतगर्दी के ऊपर जो थोड़ा बहुत स्टेम हुआ वो अफ़गानिस्तान से जो स्टेम हुआ, टीटीपी की तरफ से जो रुका मामला, उसका ताल्लुक अमेरिका के अंदर अफ़गानिस्तान के अंदर अमेरिका की अफवाज की मौजूदगी में कुछ ऐसा सिचुएशन थी, ऐसी कंडीशंस थी जिसके अंदर के तहरीक तालिबान जो थी अफ़गानिस्तान और तहरीक तालिबान पाकिस्तान जो कि इकट्ठे थे दोनों, जब बातचीत का अमल शुरू हुआ जो कि साल डेढ़ 2 साल चलता रहा वहाँ पे अमेरिका और तालिबान के बीच में, तो एक तरह से जंग बंदी रही। उस जंग बंदी के अंदर जो कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान, तहरीक तालिबान अफ़गानिस्तान के साथी थे, वो भी उसका हिस्सा रहे और एक मैनेज्ड कंट्रोल हो रहा इन लोगों के ऊपर। जो ही अमेरिका यहाँ से गया और अफ़गान तालिबान अपने काबुल को पहुँचे, तो ये लोग जो थे जहाँ पर कि ये मौजूद रहे और अपने तरीके तालिबान पाकिस्तान वाले, तो उनको एक तरह से वो खुला हाथ मिल गया। पहली कोशिश ये हुई कि इनको किसी तरीके से पाकिस्तान की रियासत के साथ भी वो सहूलतें फराहम करवा दी जाएँ जो कि अफ़गान तालिबान को अमेरिका से मिली थी। जब वो नहीं हो पाया तो ज़ाहिर है कि जो दुश्मन मौजूद था, उस दुश्मन ने अपना वार जहाँ से छोड़ा था वहाँ से शुरू करने की कोशिश की है, जिसके के शाखसाने आपको 4-5 जगह पे नज़र आए। दूसरा हिस्सा बलूचिस्तान में है, वो भी हमें समझना है, वो कभी रुका नहीं है, वो कंटिन्यूअसली जारी है, उसी तरीके से जारी है जैसे पहले था। कभी उसमें शिद्दत आ जाती है, कभी उसमें कमी आ जाती है। उसका इज़हार बलूचिस्तान के अंदर आपको गाहे-बगाहे होता बदकिस्मती से नज़र आता है। तो ये दोनों जंगें मेरी नज़र में पाकिस्तान की अभी तक ख़त्म नहीं हुई हैं। ये जंगें जारी हैं। उसमें थोड़ा-सा पॉज़ था अफ़गानिस्तान का, टीटीपी का, वो पॉज़ ख़त्म हो गया और यहाँ पर अब आपको नज़र आता है कि जो बलूचिस्तान है वो जब मौका मिलता है, जब मौका उनको मिलता है इस तरह की जो फ़ोर्सेज़ हैं वहाँ पे, तो वो पाकिस्तान पे हमलावर होते हैं। तो ये चीज़ है जो कि जारी है। पाकिस्तान की दोनों जंगें अभी तक ओपन है और लड़ी जा रही हैं। ओपन है और लड़ी जा रही। जान अचकजई साहब, लाहौर धमाके की जिम्मेदारी नौज़ायदा बलोच तंजीम ने कबूल की है, जो खबरें सामने आ रही हैं, और इससे पहले इस्लामाबाद वाली टीटीपी कर चुका है। ये जो नौज़ायदा बलोच तंजीम है, ये क्या ग्रुप है, इस मुतालिक क्या कुछ सामने आ रहा है? देखिए, नाम तो ये बहुत कोई भी नाम रख सकते हैं, लेकिन ये जो नया ग्रुप है, ये वो जो लीडरशिप इस वक्त बाहर एग्जाइल या जलावतन बैठी है, उनके और जो नई नस्ल के दरमियान एक इख्तलाफ राय है। अब वो उनको नहीं मानते, लिहाजा ये ऐसे ग्रुप्स हैं जिनका फंडिंग पे, हथियारों पे और बहुत से वसाइल के लिए एक जंग भी है इनके अंदर भी। तो जहाँ पे माजी में जो सरदार नवाब बैठे हुए थे यूरोप में, उन्होंने लॉन्च किया
किया था, अब वहां पे जो और हॉस्टाइल एजेंसीज हैं वो भी उनके ऑर्गेनाइजेशंस में घुस गई हैं, जिसके नतीजे में नए ऐसे लोग पैदा हो गए हैं, नए ग्रुप्स पैदा हो गए हैं जिन्होंने अपने आप को ऑफर किया कि उनसे हम अच्छे तरीके से दहशतगर्दी की इस मुहिम को आगे बढ़ा सकते हैं। और इनको आप सबको मालूम है कि इनकी फंडिंग के लिए जो वसाइल दरकार है वो हमारे हमसाया ममालिक फाइनेंस करते हैं, बिलखसूस इंडिया फाइनेंसियर है। अब ये फाइनेंस की जंग है और इसलिए मैं इसको कहूंगा एक डेस्परेट कोशिश है, क्योंकि एक नई तंजीम ने साबित करना था कि हम ने अपने आप को लॉन्च किया और हमारी रीच जो है लाहौर तक हो सकती है। तो मैं इसको इस तनाजुर में देखूंगा। और दूसरी अहम बात यह कि अफगानिस्तान का जो उनका की जो सेंचुरी है वो सेंचुरी अब नहीं रही। इस तनाजुर में भी इन्होंने एक कोशिश करना था कि यह साबित हो कि नहीं, आज भी हम जिंदा हैं, आज भी हम एक बहुत बड़ा हमला कर सकते हैं जो मीडिया पिक करेगा और मीडिया इसको डिस्कस करेगा। इसलिए टाइमिंग और लोकेशन को बहुत एहतियात से चूज किया गया है। ठीक है। शहजाद साहब, आपने ऊपर कहा कि जंगें जारी हैं, लेकिन जाहिर बात है मुल्क को, माशरे को स्टेबिलिटी दरकार होती है। हम लड़े हैं दहशतगर्दी के खिलाफ। एक तरफ ये दहशतगर्दी के वाकयात, दूसरी तरफ टीटीपी इनकी जिम्मेदारी कबूल करा है, खासतौर पर जो इस्लामाबाद वाला था। वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने जो पार्लियामान में बात की है और जो उन्होंने अपने पिछले 2 दिन में जितनी भी गुफ्तगू की, वो कहते हैं टीटीपी के साथ पाकिस्तान के आईन और कानून के अंदर रहते हुए मामलात तय करना चाहते हैं। क्या किस हद तक पाकिस्तान के हाथ में है ये मामला तय करना, या क्या ऑप्शंस मौजूद हैं कि हम इनको ख़त्म करें ताकि मामलात आगे बढ़े, वहाँ भी स्टेबिलिटी हो, खित्ते में भी स्टेबिलिटी हो, हमारे पास भी स्टेबिलिटी हो? देखिए, वो तो कंडीशंस तो बड़ी वाज़ेह होकर सामने आ चुकी हैं, जो कि पाकिस्तान की रियासत ने बड़े वाज़ेह अंदाज में इन लोगों से कहा है कि आप अपने हथियार डाल दीजिए, पाकिस्तान के आइन को मानिए और पुरअमन शहरी बनकर पाकिस्तान के रहिए, उन कवानीन के नीचे, उस आइन के नीचे जो कि पूरे पाकिस्तान को गवर्न करता है। तो ये तो पाकिस्तान की बुनियादी ज़रूरत है। जब तक कोई भी ग्रोह, कोई शख्स और कोई ग्रोह इस फैसले को या इन कंडीशंस को नहीं मानेगा, तो वो जाहिर है कि पाकिस्तान का दुश्मन करार दिया जाएगा। इस वक्त फिलहाल जो आपको नज़र आ रहा है, टीटीपी का जो ग्रुप, जो कि 3 से 5,500 के करीब लोगों का कहा जा सकता है, मिला के तमाम ग्रुप्स मिलाए, जब फ्रेंचाइजीज को मिलाया जाता है, तो फिर उस सूरत में आपको नज़र आता है कि इस ग्रुप की मुख्तलिफ सोचें हैं। और इस वक्त उनकी कोशिश ये है कि इतना प्रेशर डाला जाए कि पाकिस्तान की रियासत कहीं ना कहीं गिव इन कर जाए। और वो इस्तेमाल करते हैं अफगान तालिबान के ताल्लुकात को पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान के पास 2 ही तरीके हैं। एक तो ये कि जब भी पाकिस्तान की सरहदों के अंदर इनका पता चलता है, इनका कला कमा किया जाए, उसमें इंटेलिजेंस का रोल है, पुलिस का रोल है, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं, आर्मी है, मिलिट्री है, इन तमाम का रोल है। और अगर ये बाहर पता लगते हैं तो उसको फिर हमारे जो अफगान तालिबान जो हमारे जो कि अब पड़ोसी हैं और बड़ी हद तक हमारा उनके साथ एक अच्छा रब्त है, उनको बताना पड़ेगा कि आप इन लोगों को वहाँ पर जाकर या उनको ख़त्म कीजिए, डील कीजिए, रोकिए। मेरा ख्याल है कि एक ऐसा वक्त आएगा, क्योंकि अफगान तालिबान मुझे अफगानिस्तान पे मुकम्मल हद तक काबू करते हुए अफगानिस्तान के तमाम एरियाज़ को अपनी रेट में लाते हुए नज़र नहीं आते। उनके लिए मुश्किल हो जाएगा अगर उनकी फाइनेंशियल पोजीशन भी कमज़ोर होती है। उस सूरत में पाकिस्तान फिर उस दोराहे पे आएगा जहाँ पर अगर वो भी काबू नहीं कर पाते, ये भी किसी के कंट्रोल में नहीं आ रहे, तो फिर पाकिस्तान की रियासत को ये फैसला करना पड़ेगा कि क्या हम इंतज़ार ही करते रहेंगे कि जब वो हमारे पास आएंगे, या उनके लोग जो हैं हमदर्द, उनको हम पकड़ेंगे और उनको तब पकड़ेंगे, या ये कि हमें वहाँ पे जाके इनका कला कमा करना पड़ेगा। जो भी तरीका हो, सरहद से अंदर, सरहद से बाहर, ये तमाम की तमाम ऑप्शंस पाकिस्तान। शहजाद साहब, कतई कलामी की माजरत, क्या पाकिस्तान के पास लामहदूद वक्त है? हमारे पास अनलिमिटेड टाइम और अनलिमिटेड ऑप्शंस है। हम सोचते रहें, हम बड़े सख्त वक्त से गुजरे हैं, बहुत बड़ा जानी कुर्बानी दी है पाकिस्तान ने, कि हम एक मुस्तकिल हल की तरफ चले जाएंगे, सीज फायर और फिर उसके बाद दोबारा से बातचीत, अच्छा टाइम दे दिया, ले लिया गया और फिर हम वहीं आ खड़े होते हैं। वंस फॉर ऑल डिसाइड नहीं है कि हमें ऐसी गुफ्तो शनीद से बाहर, जो हथियार फेंकेगा उससे बातचीत हो सकती है, अदरवाइज नॉट। बिल्कुल सही है। नहीं तो इसमें तो कोई शक की बात ही नहीं है। पाकिस्तान की रियासत आपको वाज़ेह तौर पे बता दिया, इंटीरियर मिनिस्टर ने भी बता दिया, बाकी लोगों ने भी बता दिया कि ये पाकिस्तान के दुश्मन हैं जो ये कार्रवाइयाँ करते हैं। मेरा ख्याल है ये तो वाज़ेह होकर सामने आ चुका है। अब आपके जहाँ सब्र का इम्तिहान है, सब्र का इम्तिहान ये है, 20 साल हो गए हमें लड़ते हुए इस अफरीद के साथ, और अल्लाह ना करे कि हमें इतना वक्त और चाहिए इन चीज़ों को, क्योंकि वहाँ पर तो कुछ और भी कॉम्बिनेशन थी। अब एक और मसला है वहाँ पे है दाइश की प्रेजेंस। अब ये जो ग्रुप्स हैं टीटीपी के, इनका और दाइश का क्या आपस में ताल्लुक कायम हो सकता है? ऑलरेडी इस किस्म की ये इंफॉर्मेशन है कि अच्छा, कहीं ना कहीं पे ये लोग जब टीटीपी को हारता हुआ देखते हैं
या रियासत के साथ काम अपना मामला ठीक करते हुए देखते हैं तो फिर उस तरफ को जाते हैं। तो पाकिस्तान के लिए जंग अभी जारी है कि अल्लाह करे जल्दी ख़त्म हो जाए, लेकिन ये सब्र वाली बात है और सब्र की जंग है। इसमें इंतज़ार करना पड़ता है, इंटेलिजेंस बेस्ड होती है, इसके अंदर जल्दी वाला काम नहीं है। आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि जिस तरह दुश्मन एक ग्रुप में कहाँ बैठा है। हाँ, जब हो जाए तो उसको ख़त्म कर देना चाहिए, लेकिन होता बहुत कम है। आपको बहुत सूंघ सूंघ के उसको ढूंढना पड़ता है और फिर एलिमिनेट करना पड़ता है। अच्छा ज़ई साहब, टीटीपी के साथ सीज फायर था, ख़त्म कर दिया गया। शेख रशीद साहब ने आज पार्लियामान में बात करते हुए भी कहा कि मुज़ाकरात अब भी हो रहे हैं और उन्होंने कहा कि कोई मुस्बत पेशरफ्त नहीं है। कुछ ऐसी उनकी तरफ से डिमांड्स हैं या ये कहा जाए मुतालबात जो कि नहीं सुने जा सकते, ना तस्लीम किए जा सकते हैं। सो आप इसको किस तरह देखते हैं कि एक अभी लंबा सफ़र है इसके मुस्तकिल हल की तरफ? मेरा नहीं ख्याल कि हुकूमत के इस बयान को मैं एक सियासी बयानिए से ज़्यादा कुछ नहीं समझता। पाकिस्तान की रियासत जो फर्म है वो टीटीपी, अभी आपने देखा कि अफगानिस्तान में टीटीपी की टॉप लीडरशिप 4-5 लोगों पे हमले हुए, अब वो वहाँ पे भी सेफ नहीं है। इसका मतलब ये है कि अब जो काइनेटिक ऑप्शन है वो अब भी हमारे पास है। लिहाजा ये कहना कि हम मुज़ाकरात का इंतज़ार कर रहे हैं या मुज़ाकरात कोई रियासती पॉलिसी है, मैं नहीं समझता कि मुज़ाकरात अब कोई रियासती पॉलिसी है। आयरन हैंड से ही इनका कमा किया जाएगा। और अभी जो सियासी बयानात हम वज़रा देख रहे हैं, बेसिकली वो इस हद तक तो है कि लोगों को बताया जाए कि जब आप कार्रवाई करते हैं तो लाजमी बात है आप तो ये नहीं कहेंगे कि नहीं अब मुज़ाकरात के दरवाजे बंद हैं। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि मुज़ाकरात उनसे किसी भी लेवल पे मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है हो रहे हैं या हो सकते हैं या कोई कन्वर्जेंस है। लिहाजा वो फेज़ हम गुजार चुके हैं। अब सिर्फ यही है कि जो मैसेज अब उनको दिया जा रहा है कि दे आर नॉट सेफ एनी मोर एनीवेयर। ठीक है जी। अच्छा, साहब कह रहे हैं कि मुज़ाकरात का फेज़ ख़त्म है, पाकिस्तान के आईन और कानून के तहत ही मामला तय होना चाहेंगे। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद और बात करेंगे कि क्यों गुज़िश्ता 8-10 दिन से मुल्क में, मीडिया में, हर जानिब ये मुतबादिल निज़ाम की तलाश पर बहस ना सिर्फ हो रही है, बाकायदा तौर पर इसे लेकर मुख्तलिफ चैनल्स के थ्रू, लोगों के थ्रू इसके ऊपर बात करते हुए तलाश करने की कोशिश की जा रही है कि शायद पार्लिमानी निज़ाम जो है वो फेलियर का शिकार हो गया और हमें किसी और निज़ाम यानी सदारती निज़ाम को लेकर आना है जिसके ज़रिए फिर मामलात आगे बढ़ेंगे। ये सब क्या है, क्या गुंजाइश है और मकसद है? इस ब्रेक के बाद प्रोग्राम में आपको एक बार फिर खुशामदीद कहेंगे। गुज़िश्ता हफ्ता 10 दिन से आप भी सुन रहे होंगे कि सदारती निज़ाम लेकर, यानी कि एक नया निज़ाम दरकार है पाकिस्तान को, बहुत बात हो रही है। अवाम की राय जानने की कोशिश की जा रही है, या यूँ कहा जाए कि राय आमा हमवार करने की कोशिश की जा रही है। और ये इस दौरे हुकूमत में कम अज़ कम पहली बार नहीं हुआ। गुज़िश्ता 3-3.5 साल में मुतअद्दिद बार सदारती निज़ाम को लेकर बात की गई है, कुछ आईनी तरमीम की बात की गई। इसी पर बात करते हैं कि इस वक्त जिस मुतबादिल निज़ाम की तलाश की जा रही है, क्या वाकई उसकी ज़रूरत है, इसकी गुंजाइश आईनी तौर पर मौजूद है, या एक वेस्ट ऑफ टाइम मुस्तकिल चल रहा है? अहमद बिलाल महबूब साहब, आपसे आगाज़ करना चाहूँगी, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। सर, ये फरमाइएगा कि ये जिस मुतबादिल निज़ाम को लेकर बहुत बात की जा रही है, क्या राइट नाउ पाकिस्तान को ज़रूरत है? जिस निज़ाम पर हम चल रहे हैं वो मुकम्मल नाकामी की तरफ जा चुका है, इसमें कोई हकीकत है या सब फसाना है? देखें, ये को पहली बार तो ये हो नहीं रही डिस्कशन, ये मुख्तलिफ वक्फों से इस बारे में बात होती रहती है कि हमारे मुल्क में सदारती निज़ाम पार्लिमानी निज़ाम की निस्बत ज़्यादा बेहतर और मौजू है। और कुछ लोग तो ये भी कहते रहे हैं कि कायद आज़म ने भी कोई ऐसी तहरीर छोड़ी थी कि सदारती निज़ाम बहुत अच्छा था। और मुख्तलिफ अदवार में हमारे पॉलिटिकल लीडर्स भी उनकी भी प्रेफरेंस रही है कि वो सदारती निज़ाम को पसंद करते हैं। इस वक्त क्यों डिस्कशन हो रही है मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं समझता हूँ कि इसको ज़रा पॉजिटिवली लेना चाहिए। और अगर कुछ लोग इस बारे में डिस्कशन कर रहे हैं और ये पब्लिक डिस्कशन के नतीजे में लोगों तक ये बात क्लियर हो जाएगी कि सदारती निज़ाम हमारे लिए अच्छा है या नहीं अच्छा है, एज लॉन्ग एज ये कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से। और मैंने जिस वेबसाइट को देखा है, जिस टेलीविज़न चैनल के ऊपर, उसमें तो यही लिखा है कि हम ये इसलिए कर रहे हैं ताकि लोग इसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा इसके कायल हो जाएं और उसके नतीजे में फिर वो अपने पार्लियामान को कहें कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करें। तो अगर ये तरीके, यही वजह है, तो मेरे ख्याल में कोई हर्ज नहीं है, इसके ऊपर डिस्कशन होनी चाहिए और उनको खुद ये बात, इस बात का एहसास हो जाएगा कि सदारती निज़ाम हमारे लिए अच्छा है या कम अच्छा है या नहीं है। और अगर उन लोगों का ख्याल जो सदारती के निज़ाम के हक़ में नहीं है,
हो सकता है वो कन्विंस हो जाए। तो ये जिंदा माशरे इस किस्म की डिस्कशन करते रहते हैं, लेकिन इसके लिए कोई गैर कानूनी और गैर दस्तूरी तरीका इख्तियार करना वो बहरहाल किसी सूरत पे काबिल कबूल नहीं है। तो इसलिए मेरे ख्याल में तो ये इस हद तक की बात को रहना चाहिए। लेकिन मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर पार्लिमानी निज़ाम बिल्कुल नाकाम नहीं हुआ, उसके अंदर खामियां हैं, गलतियां हैं, सदारती निज़ाम भी चल के नाकाम हो चुका है। इसको हमने ठीक तरीके से चलाना है तो इसको मौका देना पड़ेगा, इसमें इंटरफेरेंस नहीं करनी चाहिए। आज़ादाना इलेक्शन होंगे जिसमें दुनिया के अंदर जिन मुल्कों में पॉलिटिकल इस्तेहकाम आया है वो इसी तरीके से आया है। सर आते हैं इस गुफ्तगू की जानिब। शहजाद चौधरी साहब, पहला मरहला राय आमा हमवार करना कहा जाए इस मामले को लेकर, या लोगों की राय जानना, इसमें कोई वो नहीं, हर्ज नहीं है जो अहमद बिलाल महबूब साहब कह रहे हैं। आपके ख्याल में क्या वाकई ज़रूरत है राइट नाउ हमें देखने की, और क्या स्टेक होल्डर्स एक्टिवली इस पे बात कर रहे हैं कि हाँ जी एक और निज़ाम दरकार है पाकिस्तान को? आयशा, मैं बड़ा हैरानगी हुई मुझे कि ये सब्जेक्ट ऐसे वक्त में उठा है जबकि इसकी कोई गुंजाइश मौजूद नहीं थी। 2-3 इसके पहले हिस्से हैं। पहली बात तो यह है कि ये तय है कि पाकिस्तान का आइन के मुताबिक जो निज़ाम है वो पार्लिमानी निज़ाम है। दूसरे, भले प्रेसिडेंशियल हो या पार्लियामेंट्री हो, दोनों ही जमहूरियत की दो मुख्तलिफ तरीके हैं, और इसकी भी एक कॉम्बिनेशन है जो कि फ्रांस में आपको नज़र आती है, एक प्रेसिडेंशियल एज वेल एज अ प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर का अपना हदूद है काम का और प्रेसिडेंट का एंटायरली डिफरेंट, उसका अलहदा डिवीजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो वो तीसरी उसकी शक्ल नज़र आती है। लेकिन पाकिस्तान ने अपनी समझ के हिसाब से, अपने फहम के हिसाब से और अपने हालात के हिसाब से फैसला किया तय आइन के अंदर कि हमें ये वाला जो रास्ता है हमें फॉलो करना है। मेरा ख्याल है जब ये तय हो गया तो अब उसके बाद कोई गुंजाइश नहीं है। दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूँ वो ये है कि ये जो हमारे लीडरान हैं, आप इनको भले प्रेसिडेंट इमरान खान कह लीजिए या प्राइम मिनिस्टर इमरान खान कह लीजिए, तो मेरा तो नहीं ख्याल कि या कैबिनेट के अंदर जो वजीर हैं वो तो वैसे ही वजीर रहेंगे। तो मुझे नहीं नज़र आता कि इसमें कोई बहुत बड़ी तब्दीली, या नवाज शरीफ साहब या फॉर दैट मैटर आसिफ अली जरदारी साहब वो प्राइम मिनिस्टर हों या प्रेसिडेंट हों, जो कुछ उन्होंने गवर्नर्स के तौर पे पॉलिसी के अंदर डिलीवर करना है वो उसी तरीके से करना है। तीसरा, जहाँ प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होता है वहाँ पर बड़े स्ट्रॉन्ग चेक्स एंड बैलेंसेस होते हैं। देखिए जमहूरियत का मकसद क्या है, और अहमद बिलाल महबूब साहब बैठे हैं, इनसे बेहतर कौन जानता होगा इन चीज़ों के बारे में, कि एक चेक्स एंड बैलेंस है, उसमें अवाम की राय है, उसमें कैबिनेट है, उसमें कांग्रेस है, उसमें जुडिशरी है और उसमें एग्जेक्टिव है। तो अवाम को पार्लियामेंट रिप्रेजेंट करती है, एग्जेक्टिव की जिम्मेदारी अपनी है, चाहे वो प्रेसिडेंट हो या प्राइम मिनिस्टर, और जुडिशियल। तो ये तीन के दरमियान में ट्राइकोटमी ऑफ पावर के अंदर एक बैलेंस क्रिएट होता है। जिस प्रेसिडेंशियल सिस्टम की बात बदकिस्मती से हमारे यहाँ की जाती है वो वाला है जो कि इनको चीन में नज़र आता है, जो कि इनको डिक्टेटरशिप में नज़र आता है। हमारा तजर्बा प्रेसिडेंट का हमेशा मार्शल लॉ या मार्शल लॉ के दौरान आया है, और वो भी बदकिस्मती से अगर वो इतने फाल होते तो उस वक्त अपना कुछ काम कर जाते, लेकिन उन्होंने भी उस तरीके से काम नहीं चलाया, बल्कि कहीं ना कहीं से सपोर्ट ली, और इसलिए पार्लियामेंट्री और प्रेसिडेंशियल का एक मलगूबा बन के रह गए। तो मेरा अपना ख्याल ये है कि बिल्कुल ही बेवक्त की ये रागनी है, इसको नहीं होना चाहिए। इस बहस को फॉर द सेक ऑफ बहस आप करते रहिए, लेकिन देखिए ये तमाम के तमाम हिस्से जमहूरियत के हैं, जहां पर वो आएगा उस पर स्ट्रॉन्ग चेक्स एंड बैलेंसेस आ जाएंगे। बाइडेन स्ट्रॉन्ग नहीं है, उनकी कांग्रेस स्ट्रॉन्ग है, उसको रोकना चाहे तो रोक सकती है। तो शहजाद चौधरी साहब इसे बेवक्त की रागनी कह रहे हैं। अचकजई साहब, अब आपसे सवाल ये है इस पूरे मामले पर, मैंने ऊपर भी कहा कि स्टेक होल्डर, जाहिर बात है पार्लियामान, अवाम, पॉलिटिकल पार्टीज, कोई फिलहाल इसकी ओनरशिप नहीं ले रहा। आपको क्या लगता है कि ये किसका ब्रेन चाइल्ड है, कौन इसकी ओनरशिप लेगा जो राय आमा हमवार करने की कोशिश हो रही है? देखिए, जो सोशल मीडिया के जो मुख्तलिफ ट्रेंड्स हैं वो पीटीआई की टीमों ने सेट किए थे। उन्होंने मेरे ख्याल में ये ट्रक की एक नई बत्ती जो है उससे आवाम को मुंसलिक करने के लिए कोशिश की है, क्योंकि सडनली पीटीआई को ये एहसास हुआ कि आवाम की मुश्किलात, इस वक्त बजट की जो महंगाई आने वाली है, इस नतीजे में जो अभी लोकल बॉडीज इलेक्शन आएंगे वो पीटीआई के लिए ख़तरनाक नताइज लेके बैठे हैं। अब उन्होंने एक डाइवर्जन क्रिएट करना है। हम सबको मालूम है कि इस वक्त पाकिस्तान में जो आईनी तरीका है उसमें इसकी कोई गुंजाइश नहीं है। हाँ, मार्शल लॉ जिसका कोई इम्कान नहीं है, इमरजेंसी प्लस या पीसीओ, इसके अलावा कोई और तरीका नहीं है। ना इस वक्त मार्शल लॉ का कोई इम्कान है, ना इस वक्त अगर
जिसका रिमोट भी चांस नहीं है। अगर यहाँ पे इस्टेब्लिशमेंट ऑन बोर्ड हो इस आइडिया के, तरीका कोई नहीं है, मॉडस ऑपरेंडी कोई नहीं है कि आप जो है कोई जज नहीं जाएगा इस तरफ। 18वीं तरमीम में अबेटर के लिए भी आर्टिकल 6 है, कोई जुर्रत भी नहीं करेगा जुडिशरी में भी कि वो इसके लिए कोई रास्ता निकालेगा। इसका कोई चांस मुझे नजर नहीं आ रहा। कतई कलामी की माजरत अगर मैं इस बात को, क्योंकि आपने जितने पॉइंट्स रखे, आपने कहा कि वहां से भी ऐसी कोई चीज होने की कोशिश नहीं होगी, एस्टेब्लिशमेंट साइड भी आपने हटा दी। आपने हुकूमत के लोगों की या उनके सोशल मीडिया सेल्स की बात की है, तो इसका मतलब आप ये कह रहे हैं कि महंगाई और जो गवर्नेंस है जिस किस्म की, उसको लेकर तवज्जो हटाने के लिए सिर्फ शोशा छोड़ा गया है, नथिंग सीरियस इन दिस? बिल्कुल शोशा है, कोई इसमें सीरियसनेस नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कि फिलॉसफी के एतबार से ये मौजूदा निज़ाम आइडियल है या सदारती निज़ाम आइडियल है। ये निज़ाम बिल्कुल फेल हो चुका है, इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती है। लेकिन जिस वक्त ये डिबेट हम कर रहे हैं, ये सिर्फ एक डाइवर्जन है। ये सिर्फ इसलिए है कि आवाम को एक और बत्ती के पीछे लगाया जाए। इसकी कोई सीरियस डिबेट और बिलखसूस स्टेक होल्डर्स के हवाले से मुझे नजर नहीं आती, ना इसका कोई रिमोट चांस है। ठीक है, मैं अहमद बिलाल महबूब साहब, आप फिर भी कहते हैं कि अगर ऐसी कोई बात है तो उसको डिस्कस होना चाहिए, उसकी पॉजिटिव एस्पेक्ट्स भी देखने चाहिए। इस पूरी सूरत हाल में एक सवाल तो ये बनता है कि वाकई मसला निज़ाम के साथ है, या इस निज़ाम को 70 साल हो गए, एक निज़ाम इस मुल्क में है, सदारती निज़ाम भी आते रहे, मसला निज़ाम के साथ है या निज़ाम चलाने वालों? हम तो कोई भी निज़ाम ले आए, जहां लाकर हमने सोसाइटी खड़ी कर दी है, शायद हम हर निज़ाम को गाली देने खड़े हो जाएंगे। लेकिन आपसे सवाल यह है कि अगर वाकई इस निज़ाम पर बात करनी है, डिस्कशन करनी है, आइन के बुनियादी स्ट्रक्चर में तब्दीली की बात होगी, या फिर यही असेंबली उस स्ट्रक्चर को तब्दील कर सकती है? यानी कि पॉसिबिलिटी कि कोई कुछ कर भी सकता है, या फिर पॉसिबिलिटी ही नहीं है कि आप उस आइन को छेड़ सकेंगे ऐसा कुछ करने को? देखिए, आपके पहले सवाल का जो हिस्सा है कि क्या निज़ाम में कोई ख़राबी है, तो मेरे ख्याल में नहीं, निज़ाम में ख़राबी नहीं है। मेरे ख्याल में ये पार्लिमानी निज़ाम ये बिल्कुल ठीक है। ये हमारे सिस्टम के हिसाब से हमने इसको टेलर कर लिया है अपने ज़रूरियात के मुताबिक। ये इसके अंदर कुछ सदारती निज़ाम की भी कुछ चीज़ें इसके अंदर शामिल हैं। हमारे वज़ीर आज़म के पास वो पावर्स हैं जो बरतानिया के वज़ीर आज़म के पास नहीं है। उसमें से कई बातें होती हैं कि हमारे यहाँ तहरीक में एतमाद नहीं आ सकती, मेंबर्स जो हैं उनको डिफेक्शन क्लास लागू हो जाती है, मनी बिल के ख़िलाफ़ वो वोट नहीं दे सकते अपनी पार्टी के। कई पार्लिमानी निज़ाम के अंदर इस तरह की पाबंदियां नहीं होती। फिर हमारे यहाँ ये कहते हैं कि वज़ीर नहीं रख सकते अपनी मर्ज़ी के, तो हमारे यहाँ वज़ीर तो नहीं रख सकते, लेकिन 6 आप एडवाइज़र रख सकते हैं, और जितने चाहें मर्ज़ी स्पेशल असिस्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर रख लें, वो हमने रखे भी हुए हैं। तो कोई हमने एक मिक्सचर सा निज़ाम है, हमें इसको तब्दील करने की ज़रूरत नहीं है। असल में जिस चीज़ की ज़रूरत है वो ज़रूरत यह है कि हम इस निज़ाम को चलने दें और इसको इवाल्व होने दें, इसके अंदर इंटरफेरेंस ना करें, इसके अंदर इसके निज़ाम को अपने तौर पे इवाल्व करने से ना रोकें। और दूसरी बात यह है कि इलेक्शंस को आज़ादाना होने दें। ये 2 काम होंगे तो जिन मुल्कों के अंदर एक सियासी निज़ाम के अंदर इस्तेहकाम आया है वो इसी तरीके से आया है। जी अहमद बिलाल महबूब साहब, 238-39 बाबर अवान की राय में कि यही असेंबली आइन में तब्दीली करते हुए मुल्क के निज़ाम को पार्लिमानी जमहूरी से सदारती जमहूरी निज़ाम पे ले जा सकती है। देखिए, एक राय तो ये है जो बाबर अवान साहब ने कही है, लेकिन मेरे ख्याल में एक दूसरी इससे ज़्यादा जो वज़नी राय है वो ये है कि चूँकि आप बुनियादी तौर पे एक आइन के बुनियाद को तब्दील कर रहे हैं, तो आपको एक कॉन्स्टिट्यूएंट असम्बली को दोबारा इलेक्ट करना पड़ेगा और नया आइन बनाना पड़ेगा। लेकिन दोनों सूरतों में अगर फ़र्ज़ करें पहली सूरत भी हो तो अभी तो आपको 2/3 मेजॉरिटी चाहिए दस्तूर के अंदर। लेकिन मैं इसके अंदर बहसें हुई हैं अदालतों के अंदर भी कि हमारी जो बेसिक स्ट्रक्चर है दस्तूर का, ये उसका हिस्सा है पार्लिमानी निज़ाम। तो ये पार्लिमानी निज़ाम को अगर आप बदलना चाहेंगे तो सिर्फ सिंपल कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के ज़रिए नहीं बदलेंगे, बल्कि उसके लिए नई दस्तूर साज असम्बली बनानी पड़ेगी। मैं शहजाद चौधरी साहब, ये जैसी अहमद बिलाल महबूब साहब कह रहे हैं एक नई आइन साज असेंबली बनानी पड़ेगी, सदारती निज़ाम के लिए मौजूदा 73 के आइन में गुंजाइश है या नहीं, ये अपनी जगह एक सवाल है। लेकिन क्या वाकई नई असेंबली लाकर नई आइन साजी की तरफ जाना चाहिए? ये डिसाइड कौन करेगा कि इस मुआशरे और इस निज़ाम को कौन सा निज़ाम दरकार है, किस निज़ाम पर चलना है? बेसिक स्टेक होल्डर तो आवाम है, तो क्या पहले वहां पर फैसला हो फिर मामला आगे जाएंगे? यानी कि डायरेक्शन
है या डायरेक्शन लेस डिस्कशन है पूरी की पूरी? नहीं, देखिए क्यों वजह क्या पड़ी, क्यों हमें चेंज करना है। सबसे पहले तो इसको देख लेते हैं ना कि अगर क्योंकि हम एक एकेडमिक बहस कर रहे हैं इसलिए कि हमें वजह क्या पड़ गई, हमें व्हाई शुड वी चेंज इट टू प्रेसिडेंशियल सिस्टम। अच्छा, बुनियादी वजह देखिए ये है, बेशक इसमें कोई शक नहीं कि आपके मुल्क के अंदर जिस किस्म के मसाइल हैं, जिस किस्म की तबकाती फ़र्क हैं, जिस किस्म के आपके प्रोविंसेस के अंदर, सूबों के अंदर जो मुख्तलिफ हालात हैं, बलूचिस्तान के हालात देख लें, पंजाब से मुकाबला करें तो बहुत आपको दिगर गुण नज़र आते हैं। सिंध के अंदर मामलात बिल्कुल ही मुकम्मल तौर पर मुख्तलिफ चलाए जा रहे हैं, और खैबर पख्तूनख्वा के अंदर अपना उसका निज़ाम और बंदोबस्त है। वहाँ की साइकी लोगों की मुख्तलिफ है, लोगों की सोच मुख्तलिफ है, उस हिसाब से वो निज़ाम चल रहे हैं। अब एक सवाल पैदा होता है कि पूरा पाकिस्तान तो एक जैसा चल नहीं रहा, तो इसलिए किसी के दिमाग में ये सोच आ सकती है कि पूरा पाकिस्तान चलाने के लिए एक 1 यूनिट सिस्टम होना चाहिए, जिसके अंदर के एक सदारती निज़ाम हो, एक सदर बैठा हो और वो हुक्म जारी करे कि आइंदा से पाकिस्तानियत की डेफिनेशन ये होगी और सारा पाकिस्तान इस तरह से सोचेगा। बदकिस्मती से 22 करोड़ लोगों में ये मुमकिन नहीं है। हमारे यहाँ गवर्नेंस के मसाइल इतने ज़्यादा हैं और इतने ज़्यादा इकोनॉमिक और सोशल वेरी मुश्किलात हैं कि हर जगह पे हुकूमत का पहुँचना इम्पॉसिबल हो चुका है। इसलिए 3 टियर्ड सिस्टम है। बेशक उसको आप अयूब खान का भी लोकल बॉडीज़ कह सकते हैं, वो भी 2 टियर्ड था, निज़ाम था। लेकिन कहने का मतलब ये हुआ कि जो निज़ाम बन चुका है, इसको बेहतर करने के लिए 2-3 चीज़ें मैं जल्दी से पॉइंट आउट कर देता हूँ। जिससे अभी उन्होंने कहा, देखिए फ्री एंड फेयर इलेक्शन तो बुनियाद है जमहूरियत की, बुनियाद है जमहूरियत की, इसलिए इसके बगैर तो कोई जमहूरियत एग्जिस्ट ही नहीं करती। लेकिन जहाँ 18वीं तरमीम हो जाए, जहाँ पर सूबों को इतनी ज़्यादा आज़ादी मिल जाए, वहाँ पे हर सूबे की गवर्नेंस उस लेवल की होनी चाहिए जो उसकी काबिलियत है, जो उसकी रिसोर्सेज हैं। जहाँ पर अपनी रिसोर्स और अपनी काबिलियत के हिसाब से गवर्नेंस और पॉलिसी फॉर्मुलेशन नहीं हो रही, इसका मतलब है कि वो सूबा बहुत या अपने लोगों के साथ ज्यादती कर रहा है, या पाकिस्तान की जो एक विफाक है उसके अंदर एक कमजोरी का सिचुएशन पैदा कर रहा है। तो मेरा ख्याल है कि जो आपका बुनियादी सवाल था कि इस निज़ाम को चलाने वाले जो हैं, उनको हमें निज़ाम को देखना चाहिए। और मैं छोटा सा पॉइंट देता हूँ, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का सिस्टम, एक कॉम्बिनेशन करें आप डायरेक्टली इलेक्टेड एंड प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, जहां पर के इस किस्म के लोग असेंबली में आए जो कि वोट खरीद के ना आए, पैसे लेके दे के ना आए, अपनी जगह सीट बना खरीद के ना आए, बल्कि अपने हकूक और सियासी सूझबूझ की बुनियाद पे आए, ताकि पाकिस्तान के मसाइल जो हैं उसमें और तमाम तबकात की नुमाइंदगी हो सके। शहजाद साहब, मैं इस सवाल पर दोबारा आऊंगी क्योंकि इसके आगे अंदर फिर बहुत से एस्पेक्ट्स निकलते हैं। लेकिन अचकज़ई साहब, अब जब हम बात कर रहे हैं कि हुकूमतें डिलीवर नहीं कर पा रही या नाकाम हो रही, तो क्या ये सिर्फ सियासी जमहूरी हुकूमतों की नाकामी है, इन सियासी जमातों की नाकामी है? निज़ाम तो जुड़कर और मिलकर बन रहा है, जितने उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं या जितने पिलर्स हैं वो सब जिम्मेदार हैं अगर निज़ाम फेलियर की तरफ जाता है। तो क्या सिर्फ ये कहा जाए कि हुकूमत डिलीवर नहीं कर पा रही, गवर्न नहीं कर पा रही, तो ये नाकामी है फिर उस निज़ाम की? नहीं, देखिए, अगर आप ये कह रहे हैं कि जो हुकूमत में बैठे हैं वो जिम्मेदार नहीं है, वो मेन स्टेक होल्डर है, वो सबसे ज़्यादा जिम्मेदार हैं। सियासी पार्टियां बिलखसूस जिम्मेदार हैं। सियासी पार्टियां क्या हैं? सियासी ख़ानदान हैं जो अपने एक दूसरी तीसरी नस्ल को इंतकाल करते हैं इस कंपनी का, एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज हैं। अब आप इन पॉलिटिकल पार्टीज़ को अगर आप तवक्को रखेंगे कि पाकिस्तान में गवर्नेंस इंप्रूव होगा, मैं आपको यकीन से कहता हूँ कि आइंदा 5 इलेक्शन में भी कम अज़ कम बलूचिस्तान की नहीं बदलने वाली, सिंध की नहीं बदलने वाली, रूरल पंजाब की नहीं बदलने वाली, रूरल केपीके की नहीं बदलने वाली, क्योंकि हम समझते हैं कि इसमें हम रिफॉर्म्स पे यकीन नहीं रखते। जो खानदान बेनिफिशियरी हैं, जो इस 1% को उन्होंने सिस्टम को कैप्चर किया है, वो किस तरह रिफॉर्म को अलाउ करेंगे? इसका मतलब है कि जुनैद सफ्दर जो है वो फिर प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकता। इसका मतलब है पार्टी के कारकुन को जो है मौका मिलेगा कि वो यानी प्राइम मिनिस्टर बने। इसी तरह बाकी बिलावल भुट्टो साहब ही आएगा प्राइम मिनिस्टर। अब ये सिस्टम इतना कमजोर है इन सियासी पार्टियों के ढांचे की वजह से कि ये रिफॉर्मेबल नहीं है। मैं ये कह रहा हूं कि एकेडमिक डिस्कशन नहीं कर रहा, जो मौजूदा निजाम की जो हैयत तरकीबी है वो बिलखसूस क्वेश्चनेबल है। इसमें जो स्टेक होल्डर है बिलखसूस पॉलिटिकल पार्टीज हैं, वो रिफॉर्म्स नहीं चाहती। जिस दिन उन्होंने रिफॉर्म कबूल किए फिर मैं भी ख्वाब देखूंगा प्राइम मिनिस्टर बनने की। लेकिन अब जब तक ये 4-5 खानदान मुसल्लत हैं, इस सिस्टम की ओनरशिप कोई लेने के लिए तैयार नहीं है। अवाम जो है उसके नाम पे फिर ये फरमाइएगा कि अगर सदारती जमहूरी निजाम भी आ जाए, कहीं ना कहीं जमातें तो उसके अंदर भी होंगी, 10-12 साल बाद वो निजाम भी इसी जगह खड़ा हो जाएगा। पाकिस्तान जैसा माश, जब आप मिसाल देते हैं बलोचिस्तान, आप कह रहे हैं ऐसा ही रहेगा, इंटीरियर पंजाब चले जाएं ऐसा रहेगा, इंटीरियर सिंध चले जाएं ऐसा रहेगा। जितना मुतनव्वे मुआशरा है हमारा, कई हवालों से, मुतअद्दिद हवालों से,
फिर हमारे लिए कौन सा निज़ाम बेहतर रहेगा? कहीं ना कहीं तो कुछ तबकात ऐसे होंगे शायद जिनको गवर्नमेंट्स कभी भी डिलीवर नहीं कर पा रही होंगी। देखिए, मैं ये नहीं कह रहा कि एब्सोल्यूट पार्लिमानी वर्सेस सदारती निजाम जो है आइडियल है कि या ये या वो, नहीं। हम रिफॉर्म्स कर सकते हैं अगर हम रिफॉर्म्स पे यकीन रखते हैं। फ्रांस का एक सिस्टम हमारे सामने है, लेकिन जो भी सिस्टम इस वक्त हमने कॉपी किया है वो गवर्नेंस ड्रिवन नहीं है। वो आवाम से वोट लेने के लिए अपने एक कॉन्स्टिट्यूंसी में एक एमएनए जो है, एक वजीर अपने मसाइल को हल करने के लिए सोचता है। वो गवर्नेंस पे नहीं यकीन रखता कि एक रोड की जरूरत मकरान में है, वो डेरा इस्माइल खान में है, वो शिकारपुर में है, वो लाहौर में नहीं है, मिसाल के तौर पे जो डेवलप्ड है। तो वो सिर्फ ये देखते हैं कि मैंने अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में बेशक जो बजट देना है वो एक डिस्ट्रिक्ट के मुकाबले में यानी इतना ज्यादा हो। तो मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं कि गवर्नेंस ओरिएंटेड सिस्टम होना चाहिए। इस वक्त जो दुनिया तरक्की कर रही है, जो निजाम गवर्नेंस को और इकोनॉमिक तरक्की को सपोर्ट नहीं करता वो सस्टेनेबल नहीं है। हत्ता कि इंडिया जैसे डेमोक्रेसी में जिनकी 70 साल से ज्यादा हिस्ट्री है, वो भी सवाल कर रहे हैं कि क्या वो चीन का मुकाबला इस निजाम के तहत कर सकते हैं या नहीं। अमेरिका में यह सिस्टम फेल होने जा रहा है, यूरोप में डेमोक्रेसी फेल होने जा रही है, बरतानिया देखिए एक सेकंड क्लास मुल्क बन रहा है क्योंकि सिस्टम ने डिलीवर नहीं किया। अब जब यहां पे हम देख रहे हैं कि दूसरी तरफ जो फार ईस्ट है, चाइना है, सिंगापुर है, वो डिलीवर कर रहे हैं, तो इन तमाम ममालिक को यह डिबेट करना चाहिए कि यह जरूरी नहीं है कि वेस्टमिनिस्टर सिस्टम ही आइडियल है और हमने उसको लेके चलना है क्योंकि अंग्रेजों ने हमें दिया हुआ है। ठीक है, आप बात कर रहे हैं कि कुछ हम निज़ामों को मिलाकर एक निज़ाम की तख्लीक कर सकते हैं ताकि कम से कम गवर्नेंस ओरिएंटेड वो निज़ाम हो। अहमद बिलाल महबूब साहब, वज़ीर आज़म इमरान खान अगर हम गुज़िश्ता 3 साल से देखें तो बार बार रियासत मदीना की बात करते हैं और उन्होंने अभी हालिया एक मजमून भी लिखा और ये भी अगर नोटिस करें तो गुज़िश्ता 3-3.5 साल में ये सदारती निज़ाम भी मुख्तलिफ हवालों से कुछ 18वीं आईनी तरमीम के मसाइल लेकर बार बार सामने आकर खड़ा हो जाता है। आपके ख्याल में क्या वज़ीर आज़म इमरान खान का भी ये ख्वाब कह लिया जाए जिसे वो पूरा करते दिखाई नहीं देते कि डिलीवर नहीं कर पा रहे, गवर्न नहीं कर पा रहे, कि जिस तरह का उनका एजेंडा था वो समझते हैं कि उनके कंट्रोल में उस तरह चीजें नहीं है, तो इसी सदारती निजाम के जरिए उनके उस ख्वाब की ताबीर हो सकती है, यानी वो समझते हैं कि वो डिलीवर कर लेंगे? देखिए, अगर तो जानबदारी से इस बारे में जायजा लिया जाए और इसका तज्जिया किया जाए तो इसका जवाब मेरे ख्याल में नेगेटिव में होगा कि अगर ये निज़ाम बदल के सदारती कर दिया जाए तो वो डिलीवर कर लेंगे। ऐसा नहीं होगा, इसलिए कि उनके पास कौन सी ऐसी पावर्स हैं जो इस वक्त नहीं हैं और वह सदारती निज़ाम में आ जाएंगी। उनके पास वो तमाम पावर्स हैं जो इस वक्त किसी भी सदारती निज़ाम में हासिल हो सकती हैं। एब्सोल्यूट पावर अगर आपको चाहिए तो वो ज़ाहिर है ना सदारती निज़ाम में होती हैं ना प्राइम मिनिस्टरियल निज़ाम में यानी पार्लियामेंट्री सिस्टम में होती हैं। उसमें भी आपको पावर शेयर करनी पड़ती है। पार्लियामेंट की तरफ से बहुत शहजाद चौधरी साहब ठीक कह रहे थे कि अब अमेरिका के अंदर सदर बहुत पावरफुल समझा जाता है, लेकिन उसके ऊपर कांग्रेस की बहुत ज़्यादा चेक एंड बैलेंस होता है। वहाँ पे तो जो सीनियर अपॉइंटमेंट्स हैं वो भी कांग्रेस से जब तक अप्रूव ना हो, सेनेट से अप्रूव ना हो, आप सफ़ीर भी नहीं लगा सकते। तो इस तरह से आपने देखा है कि माजी में अमेरिका के अंदर कई दफ़ा बजट मंजूर नहीं हो सका क्योंकि कांग्रेस ने वीटो कर दिया है सदर को, और अब वाशिंगटन डीसी में कूड़ा पड़ा हुआ है और वो कूड़ा नहीं साफ़ हो सकता। तो मेरे ख्याल में ये जो ख्वाब है वो अगर ये है कि हम चाइना जैसा सिस्टम ले आएँ, हम यहाँ पे आमरीत ले आएँ, हम डिक्टेटरशिप ले आएँ और उसको कोई अच्छा सा नाम दे दें जैसे जहान चकजई साहब कह रहे थे, वो बात अलग है। वो एक बिल्कुल ही अलग बहस है कि जी जमहूरियत ठीक नहीं है, हमें ये बरतानिया और अमेरिका और ये यूरोप इसकी जमहूरियत नहीं चाहिए, हमें चीन का निज़ाम चाहिए। तो फिर बहस खुल के कीजिए कि हम चीन का निज़ाम चाहते हैं या हम डिक्टेटरशिप चाहते हैं। लेकिन ये सदारती और पार्लिमानी की निज़ाम जो है ये इस मसले को हल नहीं करता। मगर मैंने तो सवाल रियासत मदीना के हिसाब से रखा जो इमरान खान वज़ीर आज़म पाकिस्तान का ख्वाब है, वहाँ क्या गुंजाइश निकलती है कि जो वो इम्प्लीमेंट कर सकें? अगर उनका ख्वाब भी है तो गलत फहमी है, क्योंकि उनके पास जो पावर्स हैं सदर के पास होनी चाहिए वो उनके पास ऑलरेडी है। वो क्या ऐसी चीज़ है जो सदारती निज़ाम में उनके पास आ जाएगी? हाँ, अलबत्ता चीन का निज़ाम वो एक अलग बात है।
अच्छा शहजाद चौधरी साहब, इसको कंक्लूड करने की तरफ लेके चलते हैं। जितनी गुफ्तगू हुई, अचकज़ई साहब ने जैसे कहा कि हम चुन सकते हैं कि ये हमें दरकार है, और वो चुनकर हम एक ऐसा निज़ाम तख्लीक कर लें कि ये हमारे मुल्क की ज़रूरत है, क्योंकि हमारे मुल्क के अंदर, फिर मैं वही बात करूंगी कि बहुत ही मुतनव्वे मुआशरा है, लोगों तक पहुंचना, गवर्न करना वो नहीं कर पाए 70 साल में हमारे हुक्मरान, चाहे वो सदारती निज़ाम में रहे या जमहूरी पार्लिमानी निज़ाम के अंदर। इस सारी गुफ्तगू से, या जो एक कैंपेन रन हुई जिसमें कहा गया कि नाकाम पार्लिमानी निज़ाम को सदारती से बदल दें, मुझे ऐसा लगता है कि शायद हमें कोई कंट्रोल्ड किस्म का निज़ाम दरकार है, जिसकी तलाश है कि वो कंट्रोल्ड निज़ाम हाथ में हो, जैसा कि वो पोल्ट्री की टब में कंट्रोल्ड शेड बनाए जाते हैं। कुछ क्या आपको लगता है कोई इस किस्म की चीज़ कहीं सोची जा रही है कि कुछ कंट्रोल्ड निज़ाम हो, जब जैसा चाहे उस हिसाब से उसको चला लिया जाए? देखिए, हमने तारीख में इसका तजर्बा किया कंट्रोल निज़ाम चलाने का, और मशरक़ी पाकिस्तान अलहदा हो गया। हमें बहुत सेंसिटिव होना चाहिए अब पाक के जो यूनिट्स हैं 4 या 5 या 6 उनके बारे में, और उनकी हैयत, उनकी सेंसिटिविटीज़ और उनके सेपरेट कल्चर्स के बारे में। जब तक हम ये नुआंस लेके अपनी सियासत में नहीं आगे चलेंगे तो हम उस रियलिटी को जज नहीं कर सकते। ये जो एक कैमरा, एक जो ना एक चमक नज़र आती है, पाकिस्तानियत का नाम लिया जाता है। मैं पाकिस्तानियत का बहुत बड़ा हामी हूँ, लेकिन पाकिस्तानियत तरह तरह की होती है, सब मिला के मिक्सचर, सब एक गुलदस्ता पाकिस्तानियत बनता है। एक ख़ास रंग, एक ख़ास बू में पाकिस्तानियत सिर्फ नज़र नहीं आती है। तो मेरा ख्याल है कि इस कैमरा को, इस ख्वाब को हमें रोकना है। लेकिन मैं बुनियादी तौर पर आपके कंक्लूजन के लिए इसका रियासत मदीना का लेता हूँ। रियासत मदीना का निज़ाम मुशावरती निज़ाम था। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अपनी रियासत में, और उनकी हैसियत और उनकी पोजीशन को तो कोई सवाल, कोई चैलेंज है ही नहीं, उसके बावजूद अपने जो रफ़्क़ा थे उनके साथ मशवरा करना, उनकी सलाह लेना, किसी से कुछ पूछना, और वो थे जिनको कि डायरेक्टली इंस्ट्रक्शंस आती थी ऊपर से। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जब हम उसकी बात करते हैं तो मुशावरत सबसे पहले। अगर आपके मुशीर अच्छे नहीं हैं, तो आपको वही कुछ मशवरा मिलेगा जो कि आपको किसी भी निज़ाम में मिलेगा। तो अगर आपको कुछ बेहतर करना है, गवर्नेंस है, पॉलिसी है, लोगों के मामलात हैं, आपको रीस्ट्रक्चरिंग करनी है, रिफॉर्म्स करने हैं, तो आपको अच्छे मुशीर चाहिए। और अगर आप अच्छे मुशीर सेलेक्ट करने के काबिल नहीं है तो आप एक बहुत गलत और पुअर लीडर हैं। और पाकिस्तानी निज़ाम के अंदर, जो मैं अचकज़ई साहब की बात से बोरो करते हुए, जब तक ये ख़ानदानी निज़ाम रहेगा, हम वफादार मुलाजिम ढूंढेंगे, हम अच्छे लोग नहीं ढूंढेंगे, और इस वजह से आपका सियासी निज़ाम हमेशा कमज़ोर तरीन ही रहेगा। बड़ी खूबसूरत अंदाज में शहजाद चौधरी साहब ने कंक्लूड कर दिया निज़ाम की कमज़ोरी है क्या और कहाँ काम करने की ज़रूरत है। एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद कुछ और गुफ्तगू। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में आपको एक बार फिर खुशामदीद कहेंगे। सियासी तौर पर पीडीएम, पीपल्स पार्टी अलग अलग लॉन्ग मार्च के ऊपर काम कर रहे हैं, मगर एक मामला है नवाज शरीफ की वापसी का लेकर, जिस पर मुख्तलिफ बयानात खुद नून लीग के अंदर से बार बार आ रहे हैं। अचकज़ई साहब, आपके ख्याल में क्या नवाज शरीफ साहब की वापसी का आने वाले 1-2 माह में इम्कान है, या आप नहीं देखते? देखिए, पहली बात ये कि अगर ये मौजूदा निज़ाम बिलखसूस इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर रहते हैं तो कोई चांस नहीं कि वो आएंगे। लेकिन अगर -1 किसी तरह भी हो जाता है तो नवाज शरीफ साहब की PMLN एक रियलिटी है, उन्होंने वोट लिए हैं, और आइंदा इलेक्शन में भी वो एक हकीकत है। जो एहतसाब का निज़ाम था वो कंट्रोवर्शियल बन गया, नाकाम हो गया। इमरान खान साहब का जो एहतसाब के हवाले से विजन है वो फेलियर है। लिहाजा ये सियासतदान वापस सिस्टम में आएंगे, बल्कि भरपूर तरीके से आएंगे। जो गवर्नेंस इमरान खान ने डिलीवर की है, इसमें अब वो लोगों को अच्छे लगने लगे हैं, जिसके नतीजे में नवाज शरीफ ने भी रिवाइव करना है, जरदारी साहब ने भी रिवाइव करना है, और हम बहुत जल्द ये देखेंगे कि ये निज़ाम कितना इसमें दम है कि ये सर्वाइव करेगा। शहजाद चौधरी साहब, ये नवाज शरीफ की जो रिवाइव करने, या उन सियासतदानों की जो नहीं है उनके रिवाइव करने की जो बात कर रहे हैं, आपको भी लगता है हुकूमती वज़रा की जानिब से जो बयान दिए गए हैं वहां तो माइनस की बात कर दी गई है? मतलब ये कहूं कि हुकूमत और अपोजिशन दोनों जानिब से एक दूसरे को मुकम्मल माइनस करने पे बात है। आप समझते हैं नवाज शरीफ का कोई रोल है आने वाले दिनों की सियासत में? देखिए, नवाज शरीफ तभी वापस आएंगे अगर उनकी सज़ा और उनके मुकदमात ख़त्म होंगे, जिस तरीके से अभी तक पहले होता आया है, तभी वो वापस आएंगे। अच्छा, दूसरा, ये उस वक्त मुमकिन है अगर वहाँ पर यहाँ पर फ्रेंडली गवर्नमेंट हो,
जो कि अदलिया के पास उनका केस इस तरीके से लेके जाए जहां पर उनको ये लगे कि उनके पास गुंजाइश मौजूद है। तो इमरान खान की हुकूमत तो वो नहीं करने, इसलिए ये इंटरेस्टिंग चीज़ नज़र आती है मुझे कि शायद ऑपोजिशन मिल के अगर कर सकती हो, अगर ये कर सकती हो, ज़ाहिर है मिल के अगर उनको डिस्प्लेस करना चाहती है या वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लेके आती है, तो तब उनको लगता है कि शायद ऐसी गुंजाइश पैदा हो जाए और फिर उसके बाद वो ज़ाहिर है। लेकिन इस वक्त सब के सब इलेक्शन के लिए और ताकत के हसूल के लिए लड़ रहे हैं। ये मेरे और आपके मसाइल या वो जो चीज़ें जो हम पहले बात कर रहे थे वो उनके करीब तरीब भी मेरे हाल में एग्जिस्ट नहीं करती हैं। दुरुस्त। बहुत बहुत शुक्रिया शहजाद चौधरी साहब, जान अचकज़ई साहब, बिलाल महबूब साहब ने ज्वाइन किया और गुफ्तगू यहाँ कंक्लूड की नवाज शरीफ की वापसी को लेकर कि पहले गुंजाइश पैदा की जाएगी और जब ज़रूरत की गुंजाइश पैदा हो जाएगी तो वापसी भी हो जाएगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।